जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSSC का एग्ज़ाम कैलेंडर आप लोग देखे होंगे कि आ गया है, जिसमें बिहार SSC का 10+2 जो भर्ती था उसका भी एग्ज़ाम डेट दे दिया है दोस्तों, जिसका PT का जून जुलाई में आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दिया है। तो दोस्तों 10+2 यानी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के मद्देनज़र देखते हुए जो रुक्मणी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक है 2011 से 2022 तक के जितना भी बिहार SSC के तरफ से जो एग्ज़ाम कराया गया है दोस्तों, उसी का हम आज क्वेश्चन बैंक देखेंगे। इस क्वेश्चन बैंक में टोटल 12 सेट है। आज हम पहला सेट देखेंगे दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा जो 18/12/2011 में हुआ था, उसका ये पहला सेट आज हम कराएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट हम टोटल सेट कराएंगे। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बिहार SSC से रिलेटेड आपको पल पल का अपडेट आप तक पहुँचते रहे दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 18/12/2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। बताइएगा दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ में जवाब देते चलिएगा, और आप लोग ने कितना सही किया है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आपका खड़गवासला में है। यानी केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो खड़गवासला में है दोस्तों। और खड़गवासला में ही आपका NDA का भी मुख्यालय पड़ेगा दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिवसमुद्रम से 1902 में शुरू किया गया है दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और शिवसमुद्रम आपका कावेरी नदी पर स्थित है। और देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना का शुरुआत 1897 में दार्जिलिंग में हुआ था, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1857 के क्रांति में निम्नलिखित में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कि 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया। देखिए, ऐसे ही लोग गद्दार होते हैं जो अपने ही मित्र के साथ धोखा करते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे। आपको 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने जगदीशपुर यानी आरा से लड़े थे, नाना साहब आपको कानपुर से, बख्त खां दिल्ली से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, और खान बहादुर खान आपका बरेली से लड़े थे। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का एक प्रस्ताव पारित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। और आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, उस समय का अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू थे। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और कहां पर हुआ था, और इनका प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कमेंट करके दोस्तों आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है और आपका भाग 4 में है। आपका अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता से, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से और अनुच्छेद 50 याद रखिएगा दोस्तों, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना अनुच्छेद 50 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, यानी किस युग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कांस्य युग से। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने किया था और यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला में स्थित है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ आपका भारत और पाकिस्तान के बीच है, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है और आपका 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है, हिडेनबर्ग पोलैंड और जर्मनी के बीच है, मैग्नीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिया गया घटनाएं और उनका डेट के अनुसार क्रम सजाना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहले बांग्लादेश का बनना आपका 1971 में बना था। उसके बाद पोखरण परीक्षण 1 1974 में हुआ था। उसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, तो दोस्तों सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में बना था। और उसके बाद SLV3 लॉन्च, ये आपका 2001 में हुआ था दोस्तों। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा 2 4 3 1। अगला क्वेश्चन पर चलता है कि निम्नलिखित में किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोलंबिया केनिया तथा इंडोनेशिया। याद रखिएगा दोस्तों, कोलंबिया केनिया और इंडोनेशिया के बीच भूमध्य रेखा गुजरती है। आपका एशिया महादेश में देखिए दोस्तों, मालदीव इंडोनेशिया किरिबाती सोमोटो और प्रिंसिपिक से गुजरती है। टोटल आपका भूमध्य रेखा 13 देश से होकर गुजरती है, भी फैक्ट याद रखिएगा। दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर कोलंबिया और ब्राज़ील से, और अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा केनिया सोमालिया गैबन कांगो गणराज्य से होकर गुजरती हैं। अगला फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चीनी यात्री वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, बताइए किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग ने भ्रमण किया। पहला अशोक के शासनकाल, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल। अगला ऑप्शन देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल। ऑप्शन डी कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और उस टाइम 629 ईस्वी में ये भारत आए थे और लगभग भारत में 15 वर्षों तक रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त की है। और बताइए कि इनकी रचना क्या है, वेनसांग की रचना क्या है। तो वेनसांग की रचना CU
की है, याद रखिएगा दोस्तों, CU की है। अगला फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपका फहियान आया था। यह भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। देखिए दोस्तों 1979 में आपका जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और इन्हीं के द्वारा 1950 में सूर्योदय योजना भी प्रारंभ किया गया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम। देखिए इनकी और रचनाएं भी याद रखिएगा, जैसे एक हो गया विंग्स ऑफ फायर, दूसरी रचना है इग्नाइटेड माइंड, अगला रचना है यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, अगला रचना है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, नेक्स्ट रचना है कि इनका इंडिया माई ड्रीम। जवाहरलाल नेहरू की रचना याद रखिएगा दोस्तों कि ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अगला है अरुंधति राय, इनकी रचना है आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ नंगल बांध स्थित है। बताइए कि भाखड़ा नंगल बांध कहाँ स्थित है, यानी किस नदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर। और सतलुज नदी आपका किस राज्य में पड़ता है बताइएगा दोस्तों। आगे याद रखिएगा दोस्तों, रावी नदी पर आपका रंजीत सागर बांध स्थित है, चिनाव नदी पर दुलास्ती परियोजना और सलाल परियोजना स्थित है, गंगा नदी पर फरक्का परियोजना स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट याद रखिएगा कि बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है और काकरापारा परियोजना है, महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। और बताइए कि कलहड़ किसके राज दरबारी थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कलहड़ किसके राज दरबारी थे। और नेक्स्ट फैक्ट याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त और जिसे चाणक्य भी कहा जाता था, उनका पुस्तक आपका अर्थशास्त्र नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर की राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। बताइए कि वो किस समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्म समाज। अगला देख लीजिए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज का आपका संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद जी थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आपका आत्माराम पांडुरंग, वेद समाज का केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय की और आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज के भी संस्थापक थे। अगला देखिए दोस्तों 15 नंबर है, कह रहा है कि मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। अभी कुछ देर पहले ही हम बताए थे रेखा और उनसे संबंधित देश। तो बताइए फिर से आया है कि मैगी नोट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस और जर्मनी के बीच। याद रखिएगा दोस्तों, मैगी नोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है।
यूएसए और कनाडा के बीच आपका 49वीं समानांतर रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच आपका मैगिनॉट रेखा और सिजफ्राइड रेखा दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 16 नंबर कि सतलुज नदी का उद्गम है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चीन में। देखिए दोस्तों, सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, राकसताल से निकलती है और सतलुज नदी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, बताइए कि कब अंगीकार किया, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है दोस्तों, और उसमें कुल 24 तिलिया हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा का आपका डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने किया था, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। और ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है इसका अनुपात 3:2 होता है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर की भारतीय राष्ट्रगान पहला बार गाया गया, बताइए कब गाया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1911 में। देखिए दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित बिशन नारायण धर थे। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और इसे गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। और इसका लेखक कौन थे दोस्तों, तो इसका लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 19 नंबर। देखो 19 नंबर, भारत के श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति का जनक आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय फल है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका ऑप्शन डी, आम हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय मिठाई आपका जलेबी है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, क्रिकेट मत मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दुनिया का नवीनतम देश है, बताइए कि दुनिया का नवीनतम देश कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी सूडान गणतंत्र। देखिए दोस्तों, इसकी राजधानी जूबा है और सूडान की राजधानी आपका खार्तूम हो जाएगा। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों। आगे कुछ फैक्ट भी याद रखिएगा, जैसे आपका मिस्र की राजधानी काहिरा है, सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु है, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, जिम्बाब्वे का हरारे है, बुरुंडी का बुजुबारा है, घाना का अक्कारा है, नाइजीर का नियामी है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका तो सब लोग आपका बता ही देंगे। 2000 जनगणना का 11 के अनुसार आपका न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका अपना बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, जिसमें टोटल साक्षरता 63.82% था दोस्तों। और सबसे उच्च साक्षरता वाला राज्य पूछे तो इसका सही उत्तर होगा केरल। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अपना बिहार ही होगा, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था, बताइए कि
अशोक की राजधानी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्रा। और अशोक आपका मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र आपका कौन हो जाएगा? तो अशोक हो जाएंगे। और अशोक राज सिंहासन पर कब बैठा? तो अशोक 269 ईस्वी पूर्व में आपका राज सिंहासन पर बैठे थे। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और अशोक के द्वारा ही सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर की, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो उस टाइम का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा अपना बिहार, जो श्री नीतीश कुमार है और अब 10वीं बार भी शपथ ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। और इसमें टोटल 10 सदस्य हैं, जिसमें आपका बांग्लादेश नहीं आता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, बुर्नोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है दोस्तों। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में हुआ था। और आसियान का मुख्यालय आपका इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो इसका भी आप लोग ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपना बिहार। आपका सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था। और राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और भारत के एकमात्र 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पटना में। और इनका जन्म 1666 यानी 1666 पटना में हुआ था। और इन्होंने खालसा पंथ और पाहुल प्राणी का शुरुआत किया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और इनकी हत्या 8 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ में गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कि राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कौन सा पद पर मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि। उस टाइम का कुछ और फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। जैसे रक्षा मंत्री आपका बलदेव सिंह थे, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली, गृह और सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल, उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का उल्लेखनीय उन्नति की? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधनीकरण। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान का अनुपालन में स्थापित किया? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ था और इसीलिए 25 जनवरी को चुनाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चुनाव भारत के संविधान 324 में चुनाव की चर्चा है, यानी निर्वाचन का। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का दल दावोस कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुआ था, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि बेल वॉकर कप किस खेल में प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुक्केबाजी। अलग कुछ फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आपका क्रिकेट में कौन कौन सा कप प्रदान किया जाता है? तो रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। फुटबॉल में भी याद रखिएगा दोस्तों कि डेविस कप, मार्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, डीसीएम ट्रॉफी, फेडरेशन कप। और हॉकी से आपका आगा खां कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर, कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 36 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा विद्रोह आपका आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ से ही आपका भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और सन्यासी विद्रोह केना सरकार के नेतृत्व में 1766 से 1800 तक बिहार और बंगाल में चला था, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 37 नंबर। 37 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में सही है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में सही है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में गलत है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? गीता चंद्रन या लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल या स्वप्न सुंदरी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गंगूबाई हंगल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न कह रहा है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं हम। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? ये उस टाइम का करंट है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री होते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो गया है,
राष्ट्रीय विकास परिषद, पुरातत्व विभाग, अंतरिक्ष विभाग का अध्यक्ष भी आपका प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। बताइए कि भारत का हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन को। और भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1966 से 67 के बीच में प्रारंभ हुआ दोस्तों। और अगर विश्व में क्या है तो विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलो को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कह रहा है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा आयोग। ये उस टाइम का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका कोई अब मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। देखिए दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था आपका चेन्नई में स्थित है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। और आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। बताइए उसका सही उत्तर क्या होगा कि वो कौन सा टेनिस खिलाड़ी है जो हॉलीवुड फिल्म से भी जुड़े हैं। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिएंडर पेस ने। लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर कह रहा है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है कि लव किस खेल से संबंधित है। तो आपका लव टेनिस खेल से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द सुन लीजिए दोस्तों। जैसे क्रिकेट में आप लोग ने सुना होगा LPW, पॉपी किंज और स्ट्रोक, गुगली, हुक, थर्ड मैन, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। आपको पोलो से बैकर, चक्कर, चुक्का, बंडर, ये शब्द पोलो से संबंधित है। बैडमिंटन से आपका ड्यूस, क्रॉस शॉट, नेट, फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ये बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे। ये उस टाइम का करंट है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए कि वृंदावन गार्डन स्थित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैसूर में। याद रखिएगा दोस्तों, वृंदावन गार्डन बहुत लोग यूपी में मार देंगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा मैसूर। कुछ अलग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। जैसे आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। नवग्रह महल उड़ीसा में स्थित है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर कह रहा है उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अपना बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार से अब तक ललित नारायण मिश्र, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार तथा लालू यादव भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं। और भारत के प्रथम रेल मंत्री आपका जॉन मथाई जॉन मथाई थे। और वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में भारत का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि कौन सा टेनिस खिलाड़ी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रेग जोन्स। अगला क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है। ये उस टाइम का करंट था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51
आपका मैथ से संबंधित है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एक एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों H5N1, यानी H5N1 ब्लड फ्लू वायरस है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है। यानी सिम आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। याद रखिए दोस्तों, सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। आगे कुछ फैक्ट भी याद रखिएगा, जैसे मोबाइल में होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रोम। देखिए एक रोम होता है और एक रैम होता है। रैम आपका हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। एक देखिए होता है आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 54 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। शुक्र आपका पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, इसलिए इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। शुक्र आपका सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह हो गया, और शुक्र को सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए 55 नंबर की समुद्री शीतल पवन बहती है। बताइए किस ओर बहती है। समुद्री शीतल पवन बहती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। याद रखिएगा दोस्तों, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। और स्थलीय समीर पूछेगा दोस्तों, तो स्थल से समुद्र की ओर रात में चलती है। इसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा, रात में स्थल से समुद्र की ओर, उसे स्थलीय पवन कहेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 मैथ है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3%। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर भी मैथ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर कह रहा है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए पर घड़ी की में क्या अंतर आएगा। तो घड़ी सुस्त हो जाएगी दोस्तों, इसका राइट आंसर ये होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एक कंपन या दोलन पूरा करने में लगा समय ही आपका आवर्तकाल कहते हैं, और आवृत्ति उसे कहते हैं जो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, यानी कि आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल हो जाएगा दोस्तों, यानी 1/T हो जाएगा। और ये भी फार्मूला याद रखिएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर होता है दोस्तों 2π√L/G। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग। देखिए दोस्तों, आवृत्ति आपका अप्रभावित होगा, यानी आवृत्ति आपका बदलेगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्योंकि तीनों में आवृत्ति दिया गया है, सिर्फ आपका तरंगदैर्घ्य और वेग में चेंज होता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरणें जब विरल से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो उसकी चाल एवं तरंगदैर्घ्य घट जाती है, और ठीक इसके
विपरीत हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है और तथा शेष भाग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बना लीजिएगा आप दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि। बताइए इसका क्यों उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। याद रखिएगा दोस्तों कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि तरंगदैर्घ्य और क्रिस्टल के अंतर परमाणु दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा वास्तविक और उल्टा। और आपका नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो नेत्र में आपका उत्तल लेंस पाया जाता है दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और आपका नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है। तो आइरिस पर निर्भर करता है और आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण करता है दोस्तों, ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर कह रहा है कि सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किलंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कि सीमेंट में ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किलंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सेटिंग के दर को मंदित करना। देखिए जैसे सीमेंट में आपका चूना, सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाया जाता है। सीमेंट में आपका देखिए कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और देखिए सीमेंट में चूने की अधिक मात्रा दिए जाने पर उसमें दरार पड़ जाता है और एल्युमिनियम यानी एल्युमिना अधिक मिलाने पर तुरंत जम जाएगा। और सीमेंट में किलंकर चूर्ण मिलाने यानी जिप्सम मिलाने पर देरी से जमेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। और एलपीजी गैस का पूछे तो ब्यूटेन, और प्रोड्यूसर गैस का पूछे तो CO+N2, सीएनजी का पूछे तो मेथेन होगा, जल गैस का पूछे तो CO+H2, बायोगैस का पूछे तो CH4+CO2 और मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ है। मैथ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66 मैथ है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन भी मैथ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बना लीजिएगा आप दोस्तों। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 68 का आंसर हम बता देते हैं कि 68 का आंसर क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 69 नंबर देखिए, पौधे के क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। दोस्तों याद रखिएगा कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम का आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर की, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रीडिंग एक समान होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, -40 डिग्री। फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी 40 डिग्री। फॉर्मूला से आप लोग बना लीजिए, निकाल सकते हैं। C100 बराबर F35 होता है दोस्तों। C100 बराबर F-32 × 180।
इस फार्मूला पर आप बना सकते हो दोस्तों। अगला देखिए रीजनिंग है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा भारी जल। मंदक का काम है न्यूट्रॉन की गति का धीमा करना और इसमें भारी जल का उपयोग किया जाता है। और शीतलक हो गया कि नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करना, जिसमें आपका भारी जल और द्रवित सोडियम का उपयोग किया जाता है। और एक सुने होंगे नियंत्रक क्षण, इसमें बोरॉन या कैडमियम का रॉड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बना लीजिएगा। 74 नंबर भी आपका मैथ है दोस्तों। 74 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, बना सकते हैं। 75 नंबर भी है, 75 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, यानी CO2 जब H2O और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज बनता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और O2 गैस बनेगा और जल का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर रीजनिंग से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बना सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग ही है, 78 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 79 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 80 का भी आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। 81 का आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 81 का देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला 82 देखते हैं कि एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग क्या है, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा एम्फेसेमा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक टीन का छत होता है या एस्बेस्टर का, उसी कंपनी में एस्बेस्टस बनता है, जिससे धूल कण से आपका एम्फेसेमा रोग नामक होता है। ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर की इंसुलिन उत्पादित होता है, बताइए किससे उत्पादित होता है, यानी इंसुलिन का निर्माण किससे होता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पेंक्रियाज यानी अग्न्याशय से उत्पन्न होता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन का हार्मोन स्रावित होता है, याद रखिएगा। और इंसुलिन का काम है रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का नियंत्रण करना। ये फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा नंबर है कि पीयूष ग्रंथि को आपको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां, बताइए कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फिबुला और टिबिया। याद रखिएगा दोस्तों फिबुला और टिबिया जो पैरों की हड्डी होती है, और सबसे बड़ी मनुष्य की हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है दोस्तों कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, तो इसका प्रमुख स्रोत गाजर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए आपका मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा
87 नंबर का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 88 नंबर, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 88 देखते हैं कि वायु का वेग संबंधित है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो वायु का वेग आपका दाब प्रवणता से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 नंबर देखते हैं कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, बताइए कहाँ होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर की कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, किससे संबंधित है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रोग्राम से। कंप्यूटर में वायरस आपका प्रोग्राम से संबंधित है, ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 91 की अधात्वीय समानता विद्युत के कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि क्या कारण है, बताइए कि अधात्वीय विद्युत का कुचालक होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों ये फैक्ट। अगला देखिए 92 नंबर मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 93 का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। 94 का ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला 95 का आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 96 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए 97 नंबर, 97 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए 98 नंबर, वातावरण में सबसे सर्वाधिक प्रचुर गैस है, तो वातावरण में सबसे प्रचुर गैस नाइट्रोजन है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। उसके बाद आपका ऑक्सीजन है जो 21% है, नाइट्रोजन 78% है, बाकी अन्य गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 99 नंबर, बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 45%। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर का ऑप्शन ए होगा। 101 नंबर का फोल्डिंग वाला है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 102 नंबर का ए होगा। उसके बाद 103 नंबर का आपका ऑप्शन सी होगा और 104 नंबर का ऑप्शन बी होगा। इसके बाद आपका दोस्तों मैथ और रीजनिंग है, तो आप लोग बना लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग का मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन के साथ बना देंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें। और आने वाले बिहार एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है उस सबको हम पूरा कराएंगे, और नए नए जो प्रकाशन का सेट निकलेगा रुक्मणी का, चाहे ज्ञान बिंदु सर का या फिर खान सर का, वो सारा सेट हम 1 बाय 1 कराते जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।